नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पछतावा। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। 75 वर्षीय शकुंतला जी शाम को पानी लेने अपने कमरे से बाहर निकली। दिन ढल चुका था। तभी एक आवाज़ उनके कानों से टकराई और दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। चेहरा भाव शून्य हो गया। जैसे जैसे वे पास के कमरे से आती आवाज़ें सुनती जा रही थीं, वैसे ही उनके होश फाख्ता होते जा रहे थे। लगा जैसे किसी ने पिघला शीशा उनके कानों में डाल दिया हो। पानी की प्यास कब गायब हो गई उन्हें याद नहीं। उनके भारी कदम अन्यास ही वापस उनके कमरे की ओर मुड़ गए। उनकी आंखें पत्थर सी जड़ थीं, पर उनमें एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। क्या हुआ शकुंतला? पानी लेने गई थी ना? वापस बिना लिए क्यों आ गई? उनके पति रामलाल जी ने पूछा। शकुंतला जी चुप रहीं, बिस्तर पर बैठ गईं, बिल्कुल बेजान। उनकी खामोशी असहज कर देने वाली थी। अरे शकुंतला, बात क्या है? तबीयत तो ठीक है ना? रामलाल जी अब चिंतित हो उठे। शकुंतला जी बिल्कुल खामोश थीं, बस आँखों से आंसू बहते जा रहे थे। कुछ पल बीते, फिर उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे नहीं जाना उस बूचड़ खाने में। रामलाल जी सत्ते में आ गए थे। ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? किस बूचड़ खाने की बात कर रही हो? और हम क्यों जाएंगे वहाँ? शकुंतला जी ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे सारी दुनिया का दर्द उसमें समा गया हो। कांपते होठों से उन्होंने कहा, माया माया फ़ोन पर बात कर रही थी किसी के साथ, मैंने सब सुन लिया। कहते हुए शकुंतला जी ने सारी बात बताई। दरअसल पास वाला कमरा शकुंतला जी और रामलाल जी के बड़े बेटे बहू माया और राजीव का था। राजीव उस समय घर पर नहीं था और माया अपनी सहेली सोनी से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर घर में सन्नाटा होने के कारण बाहर सुनाई दे रही थी। यार सोनी, तुझसे क्या छुपाऊं? दिन भर खप जाती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक एक पल की फुर्सत नहीं। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। बच्चों के काम, स्कूल, ट्यूशन, घर का काम और ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। बाहर निकलने की फुर्सत किसे है? और अब तो माँ बाबूजी की तबीयत भी रोज़ बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ से सोनी की आवाज़ आई, समझती हूँ मैं माया, लेकिन तेरे तो देवर देवरानी भी हैं ना? क्या वे लोग कुछ नहीं करते? आखिर माता पिता तो उनके भी हैं। माया ने एक ठंडी सांस ली। अरे कहाँ यार, वे लोग तो बिल्कुल कन्नी काट गए हैं। रेखा और रोशन उन्हें रखना तो दूर, मिलने तक नहीं आते। जब भी बात होती है तो कोई न कोई बहाना। मैं तो अब थक गई हूँ। इतने सालों से हम ही सब देख रहे हैं, उनका क्या कोई फ़र्ज नहीं? सोनी ने तुरंत जवाब दिया, ये तो बहुत गलत बात है माया। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। मेरे सास ससुर को तीनों भाई बराबर बराबर रखते हैं। 4-4 महीने किसी को बोझ नहीं लगता। सबकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। माया चुप हो गई। कुछ पल के बाद उसने कहा, हाँ तेरा आइडिया तो अच्छा है, सही कह रही है तू। वैसे भी अब तो महंगाई भी इतनी हो गई है कि बचत तो दूर, खर्चा निकलना भी मुश्किल होने लगा है। तो फिर बात करना अपने पति से। राजीव समझदार हैं, मान जाएंगे। ये जिम्मेदारी दोनों बेटों की है, अकेले तुम्हारी क्यों? माया ने गहरी सांस ली। ठीक कहती है तू। आज रात को ही बात करूँगी उनसे। आखिर
छोटे बेटे बहू का भी कुछ फ़र्ज है या नहीं। जब शकुंतला जी ने ये सारी बात अपने पति रामलाल जी को बताई तो उनके मन में गुस्सा, दुख और हैरानी एक साथ पन उठे। क्या माया ने ऐसा कहा? मेरी बहू मेरी बेटी जैसी। माया ने दिल धक से रह गया। रामलाल जी का ये वही बहू थी जो हर सुबह उनके लिए गर्म पानी लेकर आती थी, घुटनों में तेल की मालिश कर देती थी, सासू माँ के लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाकर देती थी और ससुर जी की ज़रूरत के हिसाब से बिना मिर्च मसाले का खाना। आज वही बहू उन्हें जिम्मेदारी और बोझ के तराजू में तोल रही थी। शकुंतला जी कुछ नहीं बोली। वो ऐसी ही थी, थोड़ा कम बोलती थी, लेकिन जो महसूस करती थी उसे चुपचाप अपनी डायरी के पन्नों पर उतार देती थी। वे पन्ने सालों से उनके मन की आवाज़ बनते आ रहे थे। वे बिस्तर पर लेटी, फिर काफ़ी देर तक कुछ लिखती रहीं। अगली सुबह हुई तो घर में रोज़ की तरह हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन हर रोज़ सुबह 5 बजे उठने वाली शकुंतला जी की आंखें आज 7 बजे भी थोड़ी नींद सी में थीं। रात भर उनके मन में चल रही बातों ने नींद को नज़दीक आने नहीं दिया था। किचन से छन छन कर आवाज़ें आ रही थीं, गैस की सीटी, चाय की खुशबू और राजीव और माया की बातें और बच्चों की वही रोज़ की तकरार। विनोद अपने कमरे से बाहर निकला और ऊंची आवाज़ में बोला, मम्मी ये सुमन की बच्ची मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करती रहती है। खुद तो पढ़ती नहीं, बस मुझे परेशान करती रहती है। सुमन पीछे से आ धमकी, मम्मी झूठ बोल रहा है ये, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मुझे ही चैन से पढ़ने नहीं देता। दोनों भाई बहन की बातों में गर्मी बढ़ने लगी थी। माया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। ये घर है कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। फिर वह राजीव की तरफ मुड़ी, जो अखबार पढ़ रहा था। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजीव ने अखबार नीचे रखा। क्या हुआ? माया ने कहा, मैं सोच रही थी क्यों ना माँ बाबूजी को रेखा और रोशन के घर भेज देते हैं। राजीव एक पल के लिए चुप रह गया, फिर आंखें उसकी ओर उठाईं। माया ने कहा, अब देखिए ना, 3 कमरे का घर है, बच्चों की पढ़ाई बढ़ रही है। विनोद और सुमन दोनों को अब अलग अलग कमरा चाहिए। माँ बाबूजी को वहाँ भेज देंगे तो घर भी थोड़ा खुला लगेगा और बच्चों को भी स्पेस मिल जाएगा। सुमन की तो बोर्ड की परीक्षा चल रही है। राजीव का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। माया, कैसी बातें कर रही हो तुम? माया झिल्ला गई। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इतने साल हो गए, कभी रोशन ने कहा है कि माँ बाबूजी को उसके पास भेज दो। 2 साल पहले दोनों एक बार गए थे उसके घर। 1 महीना भी नहीं रख पाए थे वे लोग। 1 महीना होने से पहले ही वापस भेज दिया था उन्हें। राजीव अब उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। मेरी बात कान खोलकर सुन लो माया, मैं माँ बाबूजी को कहीं नहीं भेजने वाला। तुम नाश्ता बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ। माया कुछ पल खड़ी रही, जैसे उम्मीद अभी बाकी हो, लेकिन वह नहाने चला गया था। उसके जाते ही माया ने थाली जोर से सिंक में पटक डाली। बच्चों की बहस अब थम चुकी थी। कुछ देर बाद विनोद अपने कॉलेज के लिए निकल गया और सुमन स्कूल की वैन में चढ़ गई। माया चुपचाप रसोई में नाश्ते की प्लेटें रख रही थी। राजीव ने नाश्ता किया, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी पसरी रही। राजीव ने माया से सुबह की बहस का कोई जिक्र नहीं किया, पर माया का चेहरा साफ बता रहा था कि बात वहीं अटकी हुई है और अब कोई समझौता नहीं करने वाली। उसका मन उखड़ा हुआ था।
राजीव आखिर मेरी बात समझते क्यों नहीं? क्यों हर बार वही बात दोहराते हैं? मन ही मन वे बड़बड़ाती जा रही थी। देवर का अच्छा खासा बिजनेस है, खुद की गाड़ी, बड़ा घर, नौकर भी हैं, फिर भी माँ बाबूजी सिर्फ हमारे ही सिर पर क्यों? वे सोच रही थी अगर वे रख लेंगे तो हमें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन नहीं, राजीव को तो आदर्श बेटे का सर्टिफिकेट चाहिए ना। रात हुई, घर में सामान्य चहल पहल लौट आई थी। राजीव ऑफिस से लौटा तो माया ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। राजीव चौंका, इतने पैसे किस लिए? मेरी चचेरी बहन की शादी है अगले महीने, भूल गए क्या? बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, खुद के लिए भी कुछ लेना है और घर वालों की नज़रों में भी तो कुछ इज्जत रखनी है ना। माया ने कहा, लेकिन राजीव परेशान हो गया। माया, तुम भी तो जानती हो, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, अभी एक पैसा निकालना भी मुश्किल है। माँ की दवाइयाँ परसों लाया था और बाबूजी को 1-2 दिन में हड्डी के डॉक्टर के पास ले जाना है। अभी तो ये सब देख लें, फिर शादी के खर्चे की बात करेंगे। माया का चेहरा तमतमा उठा। बस यही सुनना बाकी था। तुम्हें तो माँ बाबूजी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हम तो जैसे तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। कितनी बार कहा है, अगर नौकरी से गुजारा नहीं होता तो कोई बिजनेस शुरू कर लो। बिजनेस चलाने आसान नहीं होते माया। जितने पैसे आ रहे हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे और क्या पता 1-2 महीने में प्रमोशन मिल जाए, फिर सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। हाँ हाँ, मिल गया तुम्हें प्रमोशन और हो गई हमारी तकलीफ़ें दूर। पिछले 3 साल से यही सब सुनती आ रही हूँ। माया का गुस्सा अब उफान पर था। हाँ, बस यही करो, माँ बाबूजी का रोना रोते रहो। हम तो जैसे तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं। अगर उन्हें रोशन के पास भेज दो तो आधा बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। राजीव ने गुस्से से देखा। माया, ये क्या कोई तरीका है बात करने का? तो क्या करूं? माया बोली, हर बार एक ही कहानी। माँ के लिए दवा, बाबूजी के लिए डॉक्टर और हमारी ज़रूरतें, बच्चों की पढ़ाई। मेरी भी कोई ज़िंदगी है राजीव, क्या मैं सिर्फ सेवा के लिए बनी हूँ? राजीव चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। माया की बातें उसके मन में चुभ रही थीं। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ? शकुंतला जी और रामलाल जी की माया पहले जैसी सेवा करेगी? क्या माया सास ससुर की जिम्मेदारी के बोझ को अपने सर से उतार सकेगी? ये सब जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग को ज़रूर सुनिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस कहानी में अब तक जो आपने सुना उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद।